नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, भारत विकास की राह में अग्रसर है और समय समय पर इसके विकास का मूल्यांकन किया जाता है। कभी आर्थिक आधार पर तो कभी सामाजिक उन्नति के आधार पर इसका मूल्यांकन होता है। कभी इसे परखा जाता है इसके सांस्कृतिक विकास को लेकर के। बस्तर इसका सीधा और प्रत्यक्ष योगदान है भारत के विकास में। लेकिन ये प्रभावशाली तभी हो सकता है जब बस्तर का प्रत्येक व्यक्ति विकास की राह में अग्रसर हो, और यहाँ पर जिम्मेदारी होती है बस्तर प्रशासन की। विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से बस्तर वासियों के सर्वांगीण विकास की जो धारा बहाई जाती है, उसका क्रियान्वयन क्या होता है, किस दिशा में ये धारा बहती है, क्या होती है इसकी गति। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर के आज हमने अपने कार्यक्रम में मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है वर्ष 2013 बैच के राज्य प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में बस्तर में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ हरीश मंडावी जी को। हरीश जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरीश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि बस्तर को आप किस नज़र से देखते हैं। अगर हम चाहेंगे कि बस्तर के मायने आपके लिए क्या हैं, तो वो परिभाषा कैसी होगी, वो शब्द कैसे होंगे? जैसे कि आप सभी जानते हैं, बस्तर एक शब्द ही काफ़ी है किसी भी चीज़ के लिए। मैं चूँकि बस्तर में ही मेरा जन्म बस्तर में ही हुआ है। बस्तर मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, मेरी मातृभूमि भी है। तो मैं समझता हूँ कि बस्तर एक ऐसा एक अनुभूति है जिसको मैं जन्मों जन्मों तक आत्मसात कर सकूँ जी। क्योंकि हम सभी समझते हैं कि एक बस्तर में काम करना, बस्तर में रहना एक अलग अनुभव हमको देता है जी। यदि मुझे 100 जन्म भी मिलते हैं बस्तर में काम करने के लिए, फिर बस्तर में जन्म लेने के लिए, तो फिर मैं चाहूँगा कि मुझे हमेशा इसी जन्म में अपने भूमि पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त मिले जी। क्योंकि बस्तर को छोड़कर मैंने छत्तीसगढ़ के अन्य भी जिलों में काम किया है जी। लेकिन जो सुकून बस्तर में काम करने का है और ख़ास करके यहाँ के लोगों के बीच में काम करने का है, उसका एक अलग ही सुकून मिलता है और काम करने में भी एक अलग अनुभव भी मिलता है। और साथ में ऐसा लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए जो हमको योगदान जो दिया जाना है, उसमें हम पूरी भली भांति से हम एक प्रकार से पूरा योगदान हम दे रहे हैं जी। तो ये मैं समझता हूँ कि बस्तर में काम करना मेरे लिए खुद के लिए बहुत प्राउड का विषय है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आदिवासी जनजातीय संस्कृति है बस्तर की, जो परंपराएं हैं यहाँ की, ये आकर्षण भी है लोगों के लिए और बस्तर की विशेषता भी है। क्या लगता है इनका संरक्षण कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? बस्तर शुरू से ही आप देखेंगे तो बहुत सारी विविधताएं हैं बस्तर के कल्चर में। यहाँ की जनजाति में विविधताएं हैं, यहाँ के कल्चर में विविधताएं हैं। मैं खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसमें जो रीति रिवाज हैं अलग अलग तरीके से बने हुए हैं और सभी में एक प्रकार से आप देखेंगे सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं जी। और इनका संरक्षण और संवर्धन के लिए काफ़ी पहले भी प्रयास हुआ है और अभी भी लगा इसमें प्रयास चल रहा है। और जैसे एक तरीके से हम देखेंगे कि कांकेर बस्तर चूँकि अब थोड़ा 7 जिले में बढ़ चुका है। अब मैं तो दंतेवाड़ा में भी काम किया हूँ, कांकेर मेरा खुद का गृह जिला है जी। तो बस्तर में भी काम करने का, मुझे जगदलपुर में काम करने का मौका मिल रहा है। सभी में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस भी है, लेकिन ओवरऑल जो है हम जब देखते हैं तो ये लगता है कि ये सभी जितने भी जनजाति के जितने भी रीति रिवाज हैं वो सभी प्रकृति संबंधित हैं जी। चाहे हमारे जो गोत्र व्यवस्था से लेकर हमारे सामाजिक व्यवस्था, चाहे हमारे जो क्रियाकलाप रहते हैं, चाहे हमारी देवी देवताएं हैं, सभी प्रकृति से संबंधित रहते हैं। प्रकृति की सभी चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब प्रकृति से कनेक्टेड जब हम लोग हैं तो प्रकृति का संरक्षण सबसे पहला दायित्व हमारा बन जाता है। बहुत सही बात। और इसी दायित्व को निभाते हुए लगातार जो है विभिन्न जो समाज हैं, विभिन्न जनजातीय समूह हैं, वो अलग अलग एक्टिविटी लगातार करती रहती हैं और उन एक्टिविटी के माध्यम से वही एक रीति रिवाज के रूप में एक रीति रिवाज में बन सा गया है ये। जी, कह सकते हैं कि ये रीतियों की जो परंपरा है इसका संरक्षण जो है वो जनजातीय समूह स्वयं कर रहे हैं। हाँ, अगर हम शासकीय प्रयास जानना चाहें कि सरकार इस दिशा में किस तरह का प्रयास कर रही है, कैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? अभी आप देखेंगे कि बस्तर जगदलपुर में एक बादल करके एक संस्था बनी है। जी। जिसका मतलब हम देखेंगे कि बादल एक संस्था ऐसी संस्था है जो बस्तर की संस्कृति को
चाहे वो लोक नृत्य हो, लोक कला हो, लोकगीत हो, ना, चाहे विभिन्न प्रकार के जितने भी यहाँ की कल्चरल एक्टिविटी है, सभी को समेट कर उसको संरक्षण करने के लिए और साथ में संरक्षण के अलावा संवर्धन करने के लिए और युवा पीढ़ी तक उसको कैसे पहुँचाया जाए, इसके लिए काम कर रही है। तो ये बादल जो संस्था है अभी आसना में ही है, उसका उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से पहले आप देखेंगे कि मोस्टली जितने भी देवगुड़ी हैं ना, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था के तहत जनजाति समूह के मुख्य देवी देवता माने जाते हैं, उन देवगुड़ी को संवर्धित करने का काम, उनको संरक्षित करने का काम लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसी से लोगों में एक जुड़ाव सा भी हो रहा है और साथ में कल्चरल जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाने के साथ साथ उसके संवर्धन पर काफ़ी प्रयास, इसमें लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। तो इससे जो युवा पीढ़ी है वो सामने आ रही है और उसके संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। देखिए, बात विकास की अगर हम करते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो इसके मूल में होती है। अगर हम आपके बस्तर के बारे में बात करना चाहें कि बस्तर में शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं, जो इसके विकास की गति है, जो दिशा है, वो कैसी है, तो क्या कहेंगे? हाँ, बस्तर आज से यदि हम 20-30 साल पहले जाते हैं, जैसे मेरी उम्र, मैं भी जब छोटा था, तो हम अक्सर ये देखते थे कि स्कूलों की संख्या कम थी और एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते थे कि हाँ भी हम उतना दूर हम तय करेंगे, फिर जाएंगे, साइकिल से जाएं चाहे मोटरसाइकिल से जाएं। जी। अभी वो स्थिति एक प्रकार से ख़त्म हो गई है और मोस्टली फोकस जो है, चाहे शासन की ओर से हो चाहे समाज की ओर से हो, मोस्टली फोकस ये किया जा रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन पर कैसे फोकस किया जाए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन जो रहता है वो न्यू रहता है। यदि हम अपना फाउंडेशन हम सही बना दे रहे हैं तो निश्चित ही वो आगे का जो है वो लोग बच्चे जब बड़े होते हैं तब समझते जाते हैं और सीखते जाते हैं और उसके हिसाब से बाकी जो दूसरे बच्चों से कंपटीशन कर सकते हैं। आप भी समझते हैं कि बस्तर और मैदानी एरिया में बस यही एक डिफरेंस था कि बच्चों का जो स्तर था, पढ़ाई का स्तर था, वो सिर्फ स्कूल के कारण से अलग हो जा रहा था। अभी बहुत सारे आप देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुल रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से। उसके अलावा जो नक्सल पीड़ित जो बच्चे हैं उनको सेंट्रलाइज करके हम जो विभिन्न शहरों में इनके लिए सेंटर स्थापित किया गया है, तो उससे निश्चित ही जो हमारे बच्चे हैं वहाँ पास जो एक समय में प्राइमरी तो पढ़ ही नहीं पाते थे, प्राइमरी पाँचवीं के बाद फिर छोड़ देते थे या फिर ड्रॉप आउट हो जाते थे या फिर ले दे के 8वीं पहुँचते थे या किसी कारण से स्कूल तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि स्कूल दूर था। तो उसके कारण से बच्चे छोड़ देते थे और उसके बाद फिर अन्य क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। अब जो है लोग खुद चाह रहे हैं आगे बढ़ना ना। यदि वहाँ यदि प्राइमरी नहीं है ना, तो यदि 8वीं थोड़ा दूर में है, मान लो मिडिल स्कूल कहीं दूर में है, तो बिल्कुल वो खुद जाना चाह रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज विद्यालय जो है वो खुद गांवों तक पहुंच चुका है, बच्चों तक पहुंच चुका है। और शिक्षा जो है वो हर बच्चे तक आज पहुंच करके उसका विकास कर रही है। और इसी का परिणाम ये है कि अब देखेंगे कि बस्तर से बच्चे चाहे वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कुछ अदर कोई भी परीक्षाएं हो, चाहे फिर जो भी अलग अलग सेवा जो रहते हैं, सभी सेवाओं में बस्तर के बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी, आप स्वयं एक उदाहरण हैं इस क्षेत्र में और जानना चाहेंगे कि अगर रोजगार की बात करते हैं जी, तो रोजगारोन्मुखी जो शिक्षा है उसके संबंध में, प्रशिक्षण के संबंध में किस तरह के कार्यक्रम बस्तर में चलाए जा रहे हैं कि यहाँ का युवा जो है वो शिक्षित तो हो लेकिन उसके पास रोजगार मूलक जो है शिक्षा वो हो। इसमें आप देखेंगे कि कौशल प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे सेंटर बने हुए हैं, खासकर लाइवलीहुड कॉलेज जो बने हुए हैं, दंतेवाड़ा इसका एग्जाम्पल था, इसी तर्ज पर यहाँ भी बना हुआ है। विभिन्न प्रकार के वहाँ स्किल ट्रेनिंग होते हैं। खास करके आप देखेंगे जब बच्चे 12वीं पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर उनके पास ऑप्शन, मतलब या पढ़ें या फिर हम कैसे करें, वो एक स्थिति ऐसे बन जाती है कि उसके आगे भविष्य उनको चुनना रहता है। तो ऐसे समय में यदि उनको प्रशिक्षित किसी चीज़ में कर लिया जाए तो वो प्रशिक्षण के माध्यम से अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। तो लगातार इसमें काम चल रहा है और लगातार इसमें विभिन्न गतिविधियां अपने बस्तर में लगातार चल रही हैं। जी, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो बस्तर में प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार किस तरह से हो रहा है? स्वास्थ्य सुविधा जो है आप भी समझते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यदि हमारी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो हम ढूंढते हैं कहाँ नियरेस्ट कौन सा हॉस्पिटल है। तो ये यदि ग्रामीणों में यदि उसके आसपास के उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो यदि अच्छे हो जाते हैं और उसमें यदि सुविधाएं सभी मिल जाती हैं तो लोगों को भटकना नहीं पड़ता है।
आप भी देखे होंगे कि यहाँ का महारानी हॉस्पिटल काफ़ी मैं इनके लिए स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा जो स्वास्थ्य मतलब महारानी हॉस्पिटल को मतलब लेके चल रहे हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज है ना। उसके अलावा जो ग्रामीण स्तर पर देखेंगे कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें अब जो है लगातार एक मेडिकल स्टाफ है वो लगातार वहाँ काम करता है जी। उसके अलावा मोबाइल यूनिट चल रही हैं ना। हाट बाज़ार क्लिनिक आप देखे होंगे, हाट बाज़ार क्लिनिक एक ऐसी योजनाएं हैं जो जहाँ बाज़ार रहते हैं, बाज़ार के आसपास उसी क्षेत्र में वहीं पास लोगों जब भी मार्केट लगता है, क्योंकि आप देखेंगे बस्तर की परंपरा यही बनी है कि कोई ना कोई दिन मतलब एक दिन तय रहता है, उस दिन में वहाँ का मार्केट लगता है। वहाँ मार्केट में जाकर हमारे मेडिकल टीम जो है वहाँ उनका इलाज करते हैं जी। तो लोगों को जिला मुख्यालय या फिर ब्लॉक मुख्यालय आने की जरूरत नहीं है, वो गांव में ही उनका इलाज हो जा रहा मतलब है। शिक्षा की तरह जो है स्वास्थ्य भी, बिल्कुल ये सुविधाएं भी जो है लोगों तक पहुंच रही हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लोग इससे काफ़ी खुश भी हैं। और हमारे जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, माननीय कलेक्टर सर हों चाहे फिर यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनके द्वारा बहुत अच्छा इसमें इनिशिएटिव लेकर काम किया जा रहा है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, हम ये देखते हैं कि बस्तर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण की समस्या एक समय में जो है वो एक बड़ी समस्या थी यहाँ पर। इस दिशा में क्या प्रयास किया जा रहा है और कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में आज हम किस मुकाम पर है? ये जीत, ये सफलता कितनी मिली है? बस्तर आप भी जानते हैं कि एक समय में ऐसी स्थिति था कि हम रिमोट एरिया तक पहुंच नहीं पाते थे जी। चाहे वो अपना आंगनबाड़ी की स्थिति हो, चाहे फिर वहाँ के जो बच्चे हैं, आप देखेंगे मोस्टली कुपोषित बच्चे ज़्यादातर रहते थे जी। और जिसके कारण से मेन कारण ये था कि लोग को मतलब वहाँ तक जागरूक नहीं थे कि उनको बच्चों को क्या डाइट दिया जाना है, उनकी माँ को पता नहीं था कि क्या डाइट उनको लेना है जी। ये इसके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान एक स्टार्ट किया गया, जिसके तहत बच्चों को अंडे और फिर साथ में जो ऐसे प्रोटीन और साथ में अपने मिनरल्स वाले जो पदार्थ हैं वो सब दिए जाते हैं। उससे स्तर जो है काफ़ी सुधार भी हुआ है और साथ में कुपोषण का जो दर है वो काफ़ी कम भी हुआ है। आप देखेंगे कि बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से उनको डाइट दिया जाना और जानकारी यदि हम दे भी देते हैं तो उनके लिए साधन नहीं रहता है कि कहाँ से दिया जाए ना। तो इसके लिए जिला प्रशासन ने इसमें काफ़ी इनिशिएटिव लेके काम किया और उसमें उसके बाद फिर उनको डाइट प्लान बनाकर डाइट के हिसाब से उनके लिए ये सब दिया गया, जिसके कारण से काफ़ी कुपोषण दर में काफ़ी कमी आई है। और उसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल। अब इन शासकीय योजनाओं से हटकर थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं। जी। जानना चाहेंगे, आपने बताया कि आप छत्तीसगढ़ के हैं। जी। जानना चाहते हैं कि बचपन किस माहौल में गुजरा, कैसा था परिवार का माहौल आपका, कहाँ से आपकी शिक्षा हुई? मैं बेसिकली कांकेर ज़िले का रहने वाला हूँ। कांकेर ज़िले पर भानुप्रतापपुर पास मेरा गांव है, भानबेड़ा करके। जी। वहाँ मेरा जो प्राइमरी शिक्षा है वहाँ मैं 10 किलोमीटर रोज़ आना जाना करता था भानुप्रतापपुर से। और उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से 10th जब मेरे पास आउट हो गया वहाँ से, तो फिर मैं यहाँ कांकेर में आकर नरहरदेव गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ मैं पढ़ाई किया। जी। और कॉलेज भी मेरी मतलब कांकेर से हुई है। बीएससी मैंने किया है जी। और बीएससी में मैंने मोस्टली केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर पास किया। और चूंकि मेरा टारगेट यही था कि मुझे प्रशासनिक फील्ड में जाना है, तो उसके आगे मैंने फिर पढ़ाई नहीं किया, साथ में मैंने तैयारी करने स्टार्ट कर दिया वहीं से। और जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिनों बाद फिर मैं इस पद में सिलेक्ट हो पाया। जी। तैयारियों के दौरान किस तरह की मुश्किलों का सामना आपने किया, कैसी चुनौतियाँ थी और उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हुए आपने ये लक्ष्य हासिल किया? तैयारी के समय सबसे बड़ी जो चुनौतियाँ थी, सबसे प्रमुख चुनौती थी आर्थिक चुनौती भी थी। साथ में उसके अलावा जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने हमारे फ्रंट में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपने से ज़्यादा अनुभवी रहते हैं। अनुभवी के सेंस ये है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़े रहते हैं या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, वो इतना ज़्यादा उनको नॉलेज रहता है कि ऐसा लगता है कि हमारा नॉलेज बहुत कम है। तो मैंने सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने जो डर बना हुआ था उस डर को अपने मन से निकाला। जी। और ये कॉन्फिडेंस आया अपने मन में कि भाई ये मुझे इन सब को नहीं सोचना है बिल्कुल। जी। ना ठीक है, उनकी तैयारी अच्छी होगी, वो अच्छी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन मैं हूँ तो आई एम द बेस्ट ना। क्या बात है। और मैं मतलब मेरा टारगेट ये है, मतलब मैं ये मेरे को बन के रहना है।
तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं फिर फोकस करता गया, और कंपटीशन में जब हम जाते हैं तो हमारे आसपास के लोग जो हैं वो हमारा सहयोग करते हैं जी। लेकिन सहयोग करने के साथ ही साथ ऐसा लगता है कि वो लोग हमको एक प्रकार से कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे से कंपटीशन भी कर रहे हैं। क्या बात है। तो हमको एक हेल्दी कंपटीशन करते हुए उनके साथ ना, नेगेटिव नहीं लेते हुए, हेल्दी कंपटीशन करते हुए इसमें हम मतलब मैं आगे बढ़ता गया इसमें। और एक प्रकार से जो हमारे जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर था उस सब्जेक्ट को मैं स्ट्रांग करते गया, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ ना, तो मुझे पता था मैं किस में कमज़ोर हूँ, और उस कमज़ोरी को मैंने धीरे धीरे दूर करता गया। और अल्टीमेटली जब एक ऐसा एक समय आया कि हाँ अभी मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ ना, कि अब मैं बिल्कुल मतलब तैयारी कर सकता हूँ और एग्ज़ाम दिला सकता हूँ, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिलाया। उससे पहले मैं टीचर जॉब में भी था ना, तो टीचर जॉब में ही रहते हुए मैंने तैयारी स्टार्ट किया हुआ था। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं करना है। कॉन्फिडेंट बनाए रखने से निश्चित ही कभी न कभी सफलता जरूर मिलती है। इस कार्यक्रम को देखने वाले जितने भी हमारे बस्तर के युवा हैं और जो विशेष रूप से प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगे हैं, या फिर आज के इस कार्यक्रम के बाद उनके मन में इस क्षेत्र में आने की जो भावना है वो जगी होगी, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप उनके लिए क्या कहेंगे। जानना चाहते हैं कि बस्तर के युवा के लिए जो प्रशासनिक सेवा में या किसी भी तरह की इस तरह की नौकरी में आना चाहते हैं, क्या आपका संदेश है, क्या मार्गदर्शन है आपका? बस्तर के युवाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि तैयारी जो है, आप ये मत सोचिए कि अब ग्रेजुएशन के बाद आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। ग्रेजुएशन तो सिर्फ एक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हम उसके लिए योग्य हैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए। जी। तैयारी जो है आप ग्रेजुएशन में जैसे आप पहुंचते हैं फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तभी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी समझते हैं, जितने भी युवा हैं वो सब समझते हैं कि हमारा स्तर क्या है और हमसे कंपटीशन आखिर कौन कर रहा है। जी। हमसे कंपटीशन जो है वो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ जो पढ़ रहे हैं, मतलब पद तो उतना ही है, पद जो है हमेशा निकलता ही है, और उस पद में सिर्फ जो योग्य होगा वो मतलब सिलेक्ट हो पाएगा। तो बस मेरा युवाओं से बस यही कहना है कि एक तो कॉन्फिडेंट हमेशा बनाए रखिए, उसके अलावा तैयारी जो है पहले कीजिए, पढ़ाई साथ में कीजिए, साथ में तैयारी भी कीजिए। और मुझे पता है कि थोड़ा सा बस्तर के देखा जाए तो थोड़ा सा आर्थिक परेशानियां होती हैं, लेकिन उस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिए। बस एक निर्धारित एक प्रारूप बनाकर, रूपरेखा बनाकर पढ़ाई कीजिए, और निश्चित ही मैं समझता हूँ यदि आप दिल से और अपने मन से और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई सिलेक्ट होने के लिए कभी कोई रोक नहीं पाएगा। अब फिर से एक बार हम बस्तर के विकास की बात आपसे करेंगे। जानना चाहेंगे कि बस्तर का जो मुख्य व्यवसाय है यहाँ के लोगों का वो कृषि है, तो बस्तर में कृषि और यहाँ के कृषक, इन दोनों के विकास की स्थिति से कितने संतुष्ट हैं आप? किस तरह के कार्यक्रम के जरिए इनका विकास किया जा रहा है? बस्तर में आप देखेंगे कि एक प्रकार से जब हम चकबंदी की बात करते हैं ना, जो हमारे चक रहता है, जो खेतों का साइज रहता है, वो अदर देन जो है मैदानी एरिया बहुत छोटा रहता है, और ज़मीन तो पर्याप्त है अपने पास। ज़मीन इतना है कि हम देखेंगे कि उस ज़मीन का हम उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनके पास जो थोड़ा सा शिक्षित हो गए हैं, जो जागरूक हो गए हैं, वो अच्छा उपयोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में लोगों को आगे आना चाहिए ना, और हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम धान जो है हमारे पारंपरिक कृषि है ना, धान पे हम फोकस कर ही रहे हैं, साथ में हमको फोकस करना चाहिए कि डबल फसल पर, या फिर हम धान के अलावा वैकल्पिक फसल को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। तो जब हम दूसरे क्षेत्रों में हम कृषि में जाएंगे तो हो सकता है कि हम उसमें सक्सेस हो जाएं, लेकिन सबसे बड़े जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो है हमको मेहनत करना चाहिए। मेहनत तो क्योंकि हमारे पास यदि हम खेत हमारे पास है, यदि हम सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यदि आपके पास ज़मीन है तो बिल्कुल उसमें करना चाहिए। अभी जैसे शासन भी लगातार इसमें अलग अलग प्रयास कर रही है, जैसे काफ़ी प्लांटेशन भी हुआ है अभी। इसके अलावा आप देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पारंपरिक कृषि को छोड़कर अलग अलग कृषि भी स्टार्ट हो गया। बस्तर के एरिया हम देखेंगे इधर बिल्कुल मिर्ची की खेती, नया संसार कह सकते हैं, मिर्ची की खेती हो रही है देखने में आ रहा है। तो निश्चित ही बस्तर बदल तो रहा है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में यदि हम काम करें और कैपेबिलिटी के हिसाब से कि जिस प्रकार से हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से काम करें और बस मेहनत करें, तो और साथ में अपने
एडवांस टेक्निक्स का उपयोग करने जाएं तो फिर निश्चित ही सफलता मिलेगी। अच्छा, पर्यटन की बात करते हैं आपसे कि पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाए, कितनी संभावना बस्तर में नज़र आती है? संभावनाएं बहुत हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि बस्तर जो है, लोग आते हैं सिर्फ पर्यटन के नाम से और यहाँ की जो विविधताएं हैं उसी कारण से। तो उसको यदि हम एक उद्योग के रूप में स्थापित यदि हम कर देते हैं तो निश्चित ही यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही उससे। साथ में जो बाहर के लोग हैं वो इसके अट्रैक्ट होंगे। जैसे आप देखे होंगे चित्रकूट जलप्रपात है, तीर्थगढ़ जलप्रपात है, अपना मेदिनी घूमर है, तांबड़ा घूमर है, मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे वाटरफॉल हैं यहाँ, केव्स हैं ना, कुटुम्बसर, कैलाश गुफा, ये बहुत सारे केव्स हैं। तो इन सभी को उद्योग के रूप में स्थापित करने से यह होगा कि थोड़ा सा वो व्यवस्थित हो जाएगा जी। और अभी जो जिस प्रकार से एक ये हो रहा है कि ठीक है, हम कोई भी वाटरफॉल में जाना हो या फिर कोई भी पर्यटन क्षेत्र में जाना हो तो हम चले जाते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके आसपास जो चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही हैं जी। उस डेवलपमेंट के लिए ना, और लोगों जैसे बाहर से लोग आते हैं तो यही देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ मतलब कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं काम करने के लिए, तो लोगों का रुझान भी बढ़ेगा उससे। जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मोड़ पर, बस्तर में कार्य करते हुए और बस्तर के विकास से प्रत्यक्ष जुड़ते हुए और इसके माध्यम से देश के विकास में अपनी भूमिका निभाते हुए कैसा महसूस करते हैं? मैंने पहले ही कहा था जन्नत है ना, तो मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे बस्तर में काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है जी। ज़्यादातर मिथक ये है कि बस्तर में काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि बस्तर मेरे लिए तो एक प्रकार से वरदान टाइप के ही है जी। और हमेशा जो है बस्तर से आप देखेंगे कि चूँकि एक ट्राइबल पॉपुलेशन तो यहाँ है ही ना, उसके अलावा आप देखेंगे कि संभावनाएं बहुत हैं ना, चाहे अलग अलग क्षेत्र में हो, चाहे आप वनोपज को ले लें, चाहे आप जैसे पर्यटन की बात की पर्यटन को ले लें जी, चाहे दूसरी चीज़ को ले लें। अब हमेशा ये देखेंगे कि यहाँ से ही जब विकास स्टार्ट होगा, जब अंतिम लेवल से जब विकास स्टार्ट होगा तब वो धीरे धीरे बढ़ के प्रदेश से लेकर फिर देश विकसित होगा। अभी ये अच्छा लगता है कि जब हम रिमोट एरिया में जाते हैं तो जो युवा वर्ग है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या बात है। तो अच्छा लगता है ये पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें, और इसमें हमको भी लगता है कि हाँ ठीक है, युवा वर्ग सामने आ रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल रूप से ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी दृष्टिकोण से हो, कोई भी क्षेत्र हो, युवाओं की भागीदारी, हाँ युवाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है तो होता निश्चित ही विकास हो रहा है और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा। तो शिक्षा पर भी अच्छा काम हो रहा है और निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि इन द फ्यूचर जो है वो बस्तर तो ऑलरेडी पहले से ही इसका काफ़ी नाम है, तो जो बच्चे जो यहाँ से निकल रहे हैं उनसे मोटिवेट होकर यहाँ लगातार जो है और भी बच्चे बड़े बड़े क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में सेवा करने के लिए निश्चित ही आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आप जैसे युवा अधिकारी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं विकास के एक आधार बनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस कार्यक्रम में आने के लिए हरीश जी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को बस्तर में विकास के संदर्भ में किस तरह की शासकीय योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, कैसे हम विकास की राह में द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये सब बताने के लिए, एक विश्वास जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।